हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो नीट पीजी 2021 में पीजी करना चाहते हैं, या फिर वो पीजी एमएसएमडी से करना चाहते हैं, या डीएनबी से करना चाहते हैं, सीपीएस एफसीपीएस से करना चाहते हैं। उनके लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो में मैं खास करके मैं बात करने वाला हूँ एमएसएमडी वर्सेस डीएनबी एंड एमएसएमडी वर्सेस डीएनबी वर्सेस सीपीएस एंड एफसीपीएस के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ। इसके बीच में क्या डिफरेंस है, और इस वीडियो में बताऊंगा कि डीएनबी में टोटल कितने सीटें हैं, किस तरीके के सीट हैं, डीएनबी का फी स्ट्रक्चर क्या है, पिछले साल का कट ऑफ क्या था, इस साल का कट ऑफ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमएसएमडी डीएनबी और सीपीएस एफसीपीएस के लिए, इन विषय पे बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें, क्योंकि ये वीडियो है ये अभी से लेकर लास्ट तक आपको सपोर्ट करेगा, और इसके आने वाला जो 2020 में जो स्टूडेंट काउंसलिंग करेंगे उनको भी ये वीडियो कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। और चाहे तो आप हमारा पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक सपोर्ट करते हैं जब तक कि आपको सीट मिल नहीं जाती है। हम लोग जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं आपके रैंक के आधार पे करते हैं। यदि रैंक आपका गवर्नमेंट का लायक हो तो हम लोग गवर्नमेंट ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट नहीं मिला तो डीएनबी ट्राई करते हैं, डीएनबी भी नहीं मिल पाया तो हम लोग लो बजट प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। अगर लो बजट प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला तो हम लोग एवरेज प्राइवेट कॉलेज देखते हैं। इस तरीके से अगर एवरेज भी नहीं मिला तो सीपीएस की तरफ मूव कर देते हैं स्टूडेंट को। तो ये इस तरीके का हमारा काउंसलिंग अप्रोच होता है। चलिए हम बात करते हैं कि एमएसएमडी और डीएनबी के बीच का डिफरेंस क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीएनबी है, डीएनबी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यदि आप नीट क्वालिफाई हुए हैं, नीट क्वालिफाई हो चुके हैं, तभी आप डीएनबी या एमएसएमडी के लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन सीपीएस एफसीपीएस के लिए आप नीट में पार्टिसिपेट तो किए लेकिन क्वालिफाई नहीं किए, फिर भी आप सीपीएस और एफसीपीएस की सीटें ले सकते हैं। अब बात करते हैं सीट का। तो डीएनबी के अंदर दो तरीके के सीट होते हैं। डीएनबी के अंदर दो तरह के सीट होते हैं। पहला नॉन स्पॉन्सर सीट जो कि 4110 सीटें हैं, और दूसरा होता है स्पॉन्सर सीट। इसमें टोटल 425 सीट है। स्पॉन्सर सीट होता है, इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर ही एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो नॉन स्पॉन्सर सीट होता है जिसका जो टोटल सीट है 4110, इसके लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो नीट क्वालिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, जो स्पॉन्सर सीट का जो काउंसलिंग होता है वो लास्ट राउंड में होता है। ठीक है, स्पॉन्सर सीट का काउंसलिंग। डीएनबी का जो फी स्ट्रक्चर है 1.25 लाख पर एनम तक जाता है। वहीं एमएसएमडी का बात किया जाए तो इसका फी काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट के लिए अगर बात किया जाए तो 5000 से लेके 1 लाख 2 लाख 3 लाख पर ईयर तक भी जाता है। प्राइवेट की बात किया जाए तो 6 लाख से स्टार्ट होता है, और ये 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख तक भी चला जाता है। एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा का तो सीट का फी और भी चला जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी फी लगभग 15 लाख से स्टार्ट होता है और ये 65 लाख पर एनम तक जाता है। ठीक है, लेकिन सीपीएस और एफसीपीएस की बात किया जाए तो इसका भी फी थोड़ा कम होता है। अगर महाराष्ट्र का लिया जाए ऑप्शन में तो महाराष्ट्र के अंदर सीपीएस का जो फी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो फी है वो लगभग 40 to 50,000 पर एनम है। लेकिन अगर सेमी गवर्नमेंट की बात किया जाए तो इसका फी लगभग 3 लाख to 5 लाख पर एनम जाता है। वहीं इंटरनल कोटा की अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो इसका फ़ी है वो लगभग 11 लाख to 14 लाख पर एनम जाता है। ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया फ़ी के बारे में। अब मैं एमएसएमडी और डीएनबी के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानना है या कहना है कि एमएसएमडी एंड डीएनबी बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। दूसरा पॉइंट है बोथ आर अ पार्ट, ये दोनों हमारा एक ही पार्ट है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पे आता है वो मैं बताऊंगा, लास्ट तक देखेंगे समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट है डीएनबी सीट आर रिकॉग्नाइज्ड एट मेनी प्लेस, यही अंतर है। डीएनबी के जितने भी सीटें होते हैं वो सभी जगह पे रिकॉग्नाइज्ड है, सभी सीटें रिकॉग्नाइज्ड है। आप डीएनबी करके इंडिया के किसी भी स्टेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं, कंट्री के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमएसएमडी का जो सीट होती है ये कुछ सीटें रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और कुछ सीटें परमिटेड होते हैं। वहीं बात किया जाए सीपीएस और एफसीपीएस का भी तो इसमें भी कुछ कुछ हॉस्पिटल में सीटें होती है रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और कुछ कुछ परमिटेड भी होते हैं। रिकॉग्नाइज्ड और परमिटेड का मतलब क्या होता है, यदि आप रिकॉग्नाइज्ड सीट से अगर आप एमबीबीएस करते पीजी करते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड से पीजी करने का मतलब ये होता है कि आप जिस स्टेट से पीजी किए
और आपको प्रैक्टिस किसी और स्टेट में करना है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप परमिटेड सीट से अगर पीजी करते हैं और आपको किसी और स्टेट में चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो आप एलिजिबल नहीं होंगे जब तक वो सीट परमिटेड नहीं हो जाए। लेकिन ये जो गाइडलाइन है एमसीआई का, इसमें सीधा बताया गया है कि किसी भी कॉलेज में या फिर एमएसएमडी का किसी भी सीट को 3 साल के अंदर अंदर परमिटेड से रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। तो जब आप जैसे ही आप फाइनल ईयर में जाते हैं या कंप्लीट करते हैं पीजी, उससे पहले ही आपका सीट अब जो है परमिटेड से रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है रिकॉग्नाइज परमिटेड से रिलेटेड। चौथा पॉइंट है डीएनबी गेटिंग इनटू इजी बट एग्जिट टफ। डीएनबी में एडमिशन लेना तो थोड़ा इजी होता है लेकिन पास आउट होना डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, आप लोग देखते रहें। लेकिन वहीं एमएसएमडी में क्या होता है, एडमिशन लेना थोड़ा टफ होता है लेकिन आप आसानी से पास आउट हो जाते हैं। 5वां पॉइंट है डीएनबी एग्जाम कंडक्टेड आउटसाइडर योर स्टेट। मतलब जो डीएनबी के एग्ज़ाम होता है, आप जिस स्टेट से आप डीएनबी कर रहे हैं उसके अलावा दूसरे स्टेट में इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराई जाती है। 5वां पॉइंट है डीएनबी एग्ज़ाम हेल्ड आउटसाइडर योर स्टेट। ठीक है, आपके स्टेट से बाहर आपको एग्ज़ाम ली जाती है। 6ठा पॉइंट है डीएनबी नॉन लोकल इशू फॉर गर्ल। लड़कियों के लिए डीएनबी में जो होता है वो नॉन लोकल का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो शादीशुदा लड़की होती है या फिर वैसे लड़की जिनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता है, इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। 7 नंबर जो पॉइंट है डीएनबी ट्रेनिंग वेरी गुड। डीएनबी ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड, यानी कि डीएनबी के जो ट्रेनिंग होता है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होते हैं, बहुत घिसते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग होता है, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉक्टर जो बनते हैं डीएनबी का ही बनते हैं। लेकिन वहीं एमएसएमडी की बात किया जाए तो इसमें लेक्चर होते हैं। डीएनबी के अंदर लेक्चर नहीं ली जाती है, डायरेक्ट प्रैक्टिस ही होता है। लेकिन एमएसएमडी के अंदर क्या होता है, लेक्चर भी होता है और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए डीएनबी के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। 8 पॉइंट है डीएनबी पासिंग परसेंटेज लेस, यानी कि जो डीएनबी का जो पासिंग परसेंटेज होता है वो काफ़ी अच्छा नहीं होता है। लेकिन वहीं एमएसएमडी की बात किया जाए तो एमएसएमडी का जो पासिंग रेट होता है, परसेंटेज होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो 9th पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है डीएनबी नोट इंटरनल सपोर्ट। डीएनबी के अंदर इंटरनल सपोर्ट नहीं मिलता है लेकिन एमएसएमडी के अंदर आपको इंटरनल सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन कॉल आता है, बताते हैं कि डीएनबी के अंदर सर पास आउट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट क्यों होता है। देखिए, इसका मेन रीज़न है कि जब आप डीएनबी कर रहे होते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो थ्योरेटिकल जो होता है वो तो आसानी से आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है जिसको वाइवा बोलते हैं, ये वाइवा देने के लिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पड़ता है। और जो एक्सटर्नल आते हैं जो आपसे वाइवा लेते हैं ये अननोन होते हैं, और दूसरी बात कि आप भी अननोन प्लेस पे जाते हैं तो आपसे वो रूडली फेस करते हैं, रूडली फेस होते हैं। और आप जब दूसरे स्टेट में जाते हैं अननोन जगह पे तो आप भी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो थोड़ा सा अजीब तरीके के आपसे क्वेश्चन करते हैं जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं और इसी के कारण ये होता है कि आप पास नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी भी जब आप डीएनबी में कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ बेड देखिए कि जिसमें ज़्यादा बेड कैपेसिटी जिस हॉस्पिटल में है उस हॉस्पिटल का पासिंग रेट भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ बेड का कैपेसिटी कम है वहाँ पासिंग रेट भी कम होता है। दूसरी बात लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे लोकेशन पर हैं, हॉस्पिटल है, तो उस लोकेशन के आधार पे भी आपको पासिंग रेट बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली से आप करते हैं तो पासिंग रेट काफ़ी अच्छा है, मुंबई से करते हैं पासिंग रेट काफ़ी अच्छा है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये था आपको डिफरेंस। दूसरी बात ये है रिसर्च वर्क में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। और फिर एग्ज़ाम कंडक्शन में जो मैंने बताया कि डिफरेंस देखने को मिलता है, इसी की वजह होता है कि लोग पास आसानी से नहीं कर पाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में। इसके साथ साथ जो बोथ इक्वल, बाकी सब इक्वल होता है। कौन से इक्वल होता है, प्रैक्टिकली और क्लिनिकली जो होता है वो दोनों का सेम होता है, यानी कि तीनों का सेम होता है, सीपीएस का भी सेम होता है। अब बात करते हैं हम सीपीएस और एफसीपीएस का। इसके बाद मैं कट ऑफ बताऊंगा। मैं सीपीएस और एफसीपीएस के बारे में बताता हूँ। सीपीएस और एफसीपीएस जो होता है वो भी जस्ट लाइक एमएसएमडी और
डीएनबी के तरह ही होता है, लेकिन ये हॉस्पिटल में प्रॉपर कराई जाती है जैसे डीएनबी कराई जाती है। सीपीएस और एफसीपीएस के अंदर दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, एक सीपीएस होता है और दूसरा एफसीपीएस। सीपीएस होता है जस्ट लाइक डिप्लोमा, यानी कि 2 इयर्स का कोर्स होता है। एफसीपीएस होता है जस्ट लाइक डिग्री, ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स का। ठीक है, सीपीएस जो होता है और एफसीपीएस, ये मोस्टली जो रिकॉग्नाइज्ड सीटें हैं, एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है, वो है आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही कराई जाती है। इसके अलावा स्टेट में नहीं होता है सीपीएस। सीपीएस का जो टोटल अगर बात किया जाए ब्रांच का, तो इसमें सीपीएस का टोटल अगर ब्रांच का बात किया जाए सीपीएस और एफसीपीएस का, तो लगभग 15 to 16 टोटल ब्रांचेज हैं। और एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड जो सीट है सीपीएस के अंदर, वो 3 सीट ब्रांच है जो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है। पहला है डीजीओ, दूसरा है डीपीबी और तीसरा है डीसीएच। और बात किया जाए एफसीपीएस का, तो एफसीपीएस के अंदर टोटल 10 ब्रांच है। ये 10 ब्रांच के अंदर 5 से 6 ही ब्रांच है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। कौन कौन से ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड है? पहला जनरल मेडिसिन, दूसरा ऑप्स गायनी, तीसरा जनरल सर्जरी, चौथा ऑर्थो और पांचवा डर्माटोलॉजी और छठा पैथोलॉजी। ये जो ब्रांच है ये रिकॉग्नाइज्ड है। अब बात करते हैं जो डीएनबी का मैंने डिफरेंस बताया, वो सेम डिफरेंस होता है सीपीएस और एफसीपीएस में। जो मैं बताया कि जो एमएसएमडी के कंपेयर में रिसर्च वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, एग्जाम कंडक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली और क्लिनिकली दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, ये अंतर है। सीपीएस और एफसीपीएस में एडमिशन लेने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी सीट रिकॉग्नाइज्ड है और कौन सी सीट परमिटेड है। यदि आप परमिटेड सीट से अगर आप करते हैं सीपीएस, तो आप उसी स्टेट में प्रैक्टिस करेंगे जब तक वो सीट परमिटेड से रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको महाराष्ट्र लेता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर सीपीएस और एफसीपीएस कंडक्ट कराई जाती है। महाराष्ट्र में सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो रिकॉग्नाइज सीट हो या परमिटेड सीट है, दोनों सीट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो सीपीएस होता है, इसमें 3 तरीके के सीट होते हैं। एक सीट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का गवर्नमेंट सीट, दूसरा होता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट सीट, और एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट सीट, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कोटा की सीट। तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो महाराष्ट्र से एमबीबीएस किए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो प्राइवेट के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट कोटे के सीट यानी कि इंटरनल कोटे के सीट, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सभी स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जो नॉन क्वालिफाई हैं, नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, वैसे स्टूडेंट को, जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं यानी कि महाराष्ट्र से ना होकर दूसरे स्टेट से हैं, तो वो सिर्फ परमिटेड सीट के लिए ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड सीट के चांसेस कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं जानते हैं तो बाद में आप फंस सकते हैं। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र से हैं और क्वालिफाई नहीं किए हैं नीट को, तो आपको रिकॉग्नाइज्ड सीटें मिल सकती है, काफ़ी आसानी से मिल सकती है। तो इन सारे जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब नज़र में डालता हूँ डीएनबी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाले हैं और पिछले साल का क्या रहा था कट ऑफ। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है पिछले साल का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और मॉपअप राउंड यानी कि राउंड 4 होता है, इसका क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। ये आप खुद से देख सकते हैं। और मैं जो बताऊंगा एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊंगा, स्कोर बताऊंगा कि कितने स्कोर आपको इस बार आएंगे, कितने स्कोर पे आपको डीएनबी में कौन से ब्रांच में आप सेफ जोन में रह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा पीडियाट्रिक्स के लिए। पीडियाट्रिक्स के लिए वैसे स्टूडेंट जो नीट स्कोर 490 to 500 के बीच में लाते हैं, वैसे स्टूडेंट सेफ जोन में माने जा सकते हैं। आपको आसानी से डीएनबी में पीडियाट्रिक्स मिल सकता है। ऑप्स गायनी की बात किया जाए तो ऑप्स गायनी के लिए आपको 485 to 495 नीट स्कोर आता है, तो आप ऑप्स गायनी से डीएनबी कर सकते हैं। जनरल सर्जरी की बात किया जाए तो 480 to 490 नीट स्कोर आता है, तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। डीएनबी से आपको आराम से सीटें मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन आता है कि, और या फिर उनके सीनियर बोलते हैं कि सर्जिकल ब्रांच में डीएनबी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सर्जिकल ब्रांच जो होता है वो सोच समझ के लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपका मानना सही है, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि डीएनबी के अंदर जो कोर्सेज होते हैं और जो डीएनबी से पास आउट होते हैं, वो डॉक्टर से अच्छा और कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। वो काफ़ी अच्छा घिसे पीटे डॉक्टर होते हैं, इसलिए उनके पास नॉलेज प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा होता है। अब सर्जरी की बात किया जाए तो सर्जरी के लिए
जो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर किसी कारणवश अगर सर्जरी अगर आपको हैंड्स ऑन दे दिया जाए और आप सर्जरी कर रहे हैं, अगर सर्जरी में थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो आपका हॉस्पिटल का नाम खराब होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है उस पर धब्बा लग जाता है। इसके वजह से वो सभी लोगों को सर्जरी के लिए हैंड्स ऑन नहीं देते हैं। हैंड्स ऑन देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, लेकिन आपका हुनर क्या है, आप कितने सीख रहे हैं, आपका नॉलेज कितना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जाते ही एडमिशन लेते ही उन्हें प्रैक्टिस में मतलब दे दी जाती है, क्योंकि उनको देखते हैं, हुनर को देखते हैं, उनके नॉलेज को देखते हैं। लेकिन आप भी अगर टैलेंट दिखाएंगे तो आपको भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां ऐसा होता है। और ख़ास करके ये भी ध्यान देना है, पुराने और नए हॉस्पिटल नहीं देखना है। हर एक साल पुराने हॉस्पिटल का क्रेडिट ख़राब हो जाता है और नए हॉस्पिटल होते हैं उनका क्रेडिट अच्छा हो जाता है। तो इसको नहीं देखना है कि कौन से ब्रांच के लिए कौन से हॉस्पिटल सही है। सभी हॉस्पिटल सही होते हैं, मेन वर्क हार्डवर्क आपको करना होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए बात किया जाए तो 480 टू 490 अगर नीट स्कोर आता है तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। ईएनटी के लिए 460 टू 470। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है रेडियो डायग्नोसिस। रेडियो डायग्नोसिस के लिए आपको 530 टू 540 नीट स्कोर आता है तो आप सेफ जोन में है। जनरल मेडिसिन के लिए 595 टू 505, डर्माटोलॉजी के लिए 540 टू 550, ऑर्थोपेडिक्स के लिए 490 टू 500। वहीं अब बात किया जाए साइकेट्रिक मेडिसिन के लिए 485 टू 495, एनेस्थेसियोलॉजी के लिए 450 टू 460, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए 490 टू 500, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 480 टू 490, पैथोलॉजी के लिए अगर आपका नीट स्कोर आता है 445 टू 455 तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं। इसी के बीच में अगर बात किया जाए MSMD का, तो MSMD का आपको सब बता दूं आसान इजी वे में कि MSMD में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो MSMD के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ट्राई करना होगा आपके नीट स्कोर के बेस पे। अगर आप गवर्नमेंट ट्राई करते हैं, मिलता है बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो आप लो बजट के प्राइवेट कॉलेज देखिए। अगर लो बजट प्राइवेट कॉलेज भी आपके स्कोर पे नहीं मिलता है तो आप दूसरे कॉलेज या दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली नॉलेज लेना काफ़ी आवश्यक है। अगर प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो आने वाले दिन में आपको नुकसान हो सकता है। जो सीट आपको मिल सकता है 50 लाख में, 30 लाख में, वो सीटें आपको हो सकता है 70, 80, 90 लाख का हो सकता है। आपको लगभग 10 से 20 लाख का नुकसान भी हो जाएगा और अच्छे क्वालिटी के कॉलेज भी नहीं मिलेंगे। तो इसके मद्देनज़र में रखते हुए आप चाहे तो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिए हुए इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से मिल सकते हैं। आपके नीट का स्कोर पे, रैंक पे वर्कआउट करने के बाद ही आपको सलाह देते हैं कि आपको कौन से सीट मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे क्या करना होगा। हम लोग उसी स्टेट के लिए गिने चुने स्टेट में पार्टिसिपेट करवाते हैं, काउंसलिंग कंडक्ट करवाते हैं जिस स्टेट में आपको चांसेस है कि सीट मिल सकता है, क्योंकि हम लोग आपका स्कोर देख के, रैंक देख के अंदाजा लग जाता है कि आपको कहाँ सीट मिल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।